वेलकम डियर स्टूडेंट। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग का डर रहता है। ऐसा नहीं कि ये टफ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ। उनको बेसिक्स बिल्कुल भी पता नहीं होते, क्योंकि बेसिक्स की रिलेशन जो है वो हर एक टॉपिक के साथ होती है। चाहे हम जर्नल एंट्रीज करें, चाहे हम लेजर्स बनाएं, चाहे हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, या हम फाइनल अकाउंट्स की ओर जाएं, बेसिक टर्म्स जो है, बेसिक्स जो है, इनकी मदद हमें लेनी पड़ती होती है जब भी हम ये सारे टॉपिक्स जो एसएसबी जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है उन पे वो उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि एसएसबी के फेवरेट है, और हमारा पूरा फोकस रहेगा एसएसबी लेवल। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जो एसएसबी जेके एसएसबी एग्ज़ाम ट्रैप्स लगाता है उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। जो भी कंसेप्ट्स या मिसकंसेप्ट्स जो भी है इस टॉपिक के रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप बहुत ही पेशेंस के साथ इस टॉपिक को देख लोगे। बस छोटा सा ही वीडियो रहेगा आपके लिए। हम दो टर्म्स के बारे में आज जान लेंगे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस बहुत इजी लगते हैं, जो कि है भी, लेकिन जब हम किसी को पूछते हैं ना डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस क्यों है, सर पता नहीं, सर ने बताया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस है। अच्छा मुझे बता, प्रीपेड सैलरी एक एसेट क्यों है, सर पता नहीं, हमने पढ़ा है, बुक से पढ़ा है। ये सारी चीज़ें आज हम दूर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में। वेट अ मिनट। तो चलिए पहली टर्म एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं एक्सपेंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉस्ट है जो कि हम इनकर करते हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक बिजनेस में किस चीज़ को कहेंगे हम एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस ऐसा कॉस्ट है जो रेवेन्यू जनरेट करने में लगता है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज कैश अर्नड, इनकम अर्नड during normal course of business। एक बिजनेस का नॉर्मल कोर्स क्या होता है?
बिजनेस का सेल्स करना। सेल्स किन का? जिन गुड्स, जिन चीज़ों के लिए वो बिजनेस बनी होती है, जिन चीज़ों के साथ वो डील करता है, उनका सेल करने से उनका रेवेन्यू आ जाता है। तो वो सेल करना, वो रेवेन्यू जब वो करते हैं, वो सेल करने में कौन कौन सा कास्ट उनको लगा, उस कास्ट को हम एक्सपेंस कहते हैं। या बहुत ही ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट एक फर्म ऑलरेडी ले चुकी होती है, उनको वो एक्सपेंस कह देती है। व्हाट डज दैट मीन? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स एक कंपनी है, इसमें मिस्टर ए काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय। मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 2024 में काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करते करते ये 30 अप्रैल तक काम कर रहा है। तो इस एक महीने में, अप्रैल के महीने में जब ये काम पूरा कर लेता है, तो 30 अप्रैल को कंपनी एक्स इसको सैलरी पे कर देती है। थर्टियथ अप्रैल को मिस्टर ए ने सैलरी ले ली। अब मैंने क्या कहा था? वो बेनिफिट जो कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है, ऑलरेडी टेकन। तो अगर इस मिस्टर ए ने 30 अप्रैल 2024 को इसको कंपनी ने सैलरी पे की, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये मिस्टर ए है, क्या इसके काम का बेनिफिट हमने लिया है या नहीं? ऑलरेडी टेकन और नॉट? एम्प्लॉय की सैलरी तो यहाँ मिल गई, यहाँ से यहाँ तक तो इसने काम कर लिया है। दैट मीन्स इसका बेनिफिट हमने यहाँ से यहाँ तक, इस महीने का बेनिफिट हमने इससे ले लिया है, और हमने इस बेनिफिट की सैलरी इसको पे कर दी। तो जो हमने ये बेनिफिट ले लिया है, इसकी सैलरी जो हमने पे कर दी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। क्यों करेंगे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड? बिकॉज इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। दैट्स वाई सैलरीज आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर हम देखेंगे वेजेस को अगर हम देखेंगे, तो वेजेस भी ऐसी ही होती है। जब हम किसी को वेजेस पे करते हैं, तो उसका हम देखते हैं क्या उसने हमें साथ काम किया है, क्या उसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी लिया है। अगर लिया है तो उसको एक्सपेंस कहेंगे, अगर नहीं लिया है तो फिर देखेंगे उसको किस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सपेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हमने दो बातें एक्सपेंस में देख ली है। एक तो हमने देखा ऐसा कॉस्ट जो इनकर होता है रेवेन्यू जनरेट करने में। रेवेन्यू यानी सेल ऑफ गुड्स, अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जो उसमें कॉस्ट इनकर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कहते हैं, कागज जिनका नाम दिया जाता है, तो वो होता है एक्सपेंस। दूसरा हमने कि उस वैल्यू का बेनिफिट जो एक कंपनी ऑलरेडी ले चुकी होती है, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज को हम एक्सपेंस कहते हैं, वेजेस इनको हम एक्सपेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इंटरेस्ट पेड, ये एक्सपेंस है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन को मैंने अंडरलाइन कर लिया है। डेप्रिसिएशन कैसे एक एक्सपेंस बनता है?
ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। दिस इज़ ए ट्रैप, दिस इज़ ए ट्रैप, ये लोगों को पता नहीं होता है, तो ये बात आपको समझनी होती है। दूसरी बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम एसेट्स पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे एसेट्स में आते हैं। एसएसबी यहीं पर टारगेट करता है, उनको पता है। एस्पेरेंट देखेगा एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, वो बोलेगा ये एक्सपेंसेस है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं होते, ये एसेट्स होते हैं। JKSSB इन्हीं चीज़ों को ट्रैक करता है। क्या इसको एस्पेरेंट को पता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की मीनिंग पता है या नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में आएंगे, एसेट्स में आएंगे, एक्सपेंसेस में आएंगे। तो पहले हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, फिर जब हम एसेट्स पढ़ेंगे तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस खुद ब खुद समझ में आएगा। तो चलिए हम पहले जाते हैं, हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। लोगों को पता नहीं होता है कि डेप्रिसिएशन अगर हम कंसिडर एक्सपेंसेस करते हैं तो हम उसका पीछे क्या लॉजिक होता है। तो चलिए, यही जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑलरेडी टेकन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। तो हम देखेंगे डेप्रिसिएशन में भी यही डेफिनेशन फिट होती है। देखिए डेप्रिसिएशन की मीनिंग क्या होती है। डेप्रिसिएशन हम किसको कहते हैं? इट्स द रिडक्शन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने मशीन परचेज की। देखिए नज़र बिल्कुल यहाँ रखना, ये कंसेप्ट आप समझ लोगे तो देख लेना है। आपको कभी डेप्रिसिएशन के बारे में जब भी जर्नल एंट्रीज आएंगी या कुछ भी आएगा डेप्रिसिएशन के बारे में, आपको जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एक टॉपिक है हमारा JKSSB ने सिलेबस में रखा है, तो आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देख ले, जब एक कंपनी एक मशीन खरीदती है तो मशीन की लाइफ फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स तक है, यानी कि 10 साल तक ये मशीन काम कर सकती है। 10 साल तक ये अपना बेनिफिट, अपना वैल्यू प्रोवाइड करेगी। कोई भी मशीन हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई गारमेंट का शॉप है, उसको गारमेंट्स बनाने के लिए मशीन ज़रूरत पड़ती है, तो वो मशीन को गारमेंट्स को सिलाई करने के लिए एक मशीन लाता है। तो उसकी जो लाइफ है फॉर एग्जांपल वो 10 साल तक ये अपना काम दे सकती है। तो अब मुझे बताओ, ये मानो 10 ईयर्स इसकी लाइफ है मशीन की। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां साल है इसका। 10 साल इसकी लाइफ है। तो मुझे बताओ, जब हमने पहले साल इसका इस्तेमाल किया, जब हमने इसका यूसेज पहले साल ले लिया, अब अगले साल में देखते हैं हम इस मशीन का वैल्यू क्या रहेगा। तो ये वाला पार्ट है, जिस साल हमने इसका बेनिफिट ले लिया है, इसको हम एज डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। मशीन का बेनिफिट हम यहाँ से यहाँ तक लेना है हमें। हमने तो इस साल का बेनिफिट ऑलरेडी लिया है। दैट मीन्स कि जो ये वाला पार्ट है ये हमें एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जिस भी चीज़ का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो कंसिडर किया जाता है एज एन एक्सपेंस। सो यहाँ तक जो ये पार्ट है, ये तो रिडक्शन है ना इसकी वैल्यू का। अब इस मशीन का वैल्यू कितना रह गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतना पार्ट तो हमने इसका यूज़ कर लिया है। तभी तो ये इतना पार्ट हम यूज़ करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी, तभी तो आखिर में जाके एंड होगी। तो इसका 10 साल खत्म हो जाएंगे, इसकी वैलिडिटी और हो जाएगी। तो एक साल हमने यूज़ कर लिया, दैट मीन्स कि इसका बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ द मशीन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन इन द प्रीवियस ईयर। सो दैट पार्ट ऑफ द मशीन, दैट ईयर, द वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द मशीन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डेप्रिसिएशन क्यों एक एक्सपेंस में हम कंसिडर किया जाता है। तो जब भी कभी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यही चीज़ यहीं पर तो JKSSB टारगेट करता है। इन्हीं चीज़ों पर उनको पता है ये एस्पेरेंट कहाँ पर गलतियाँ करेगा। मैं बार बार कस्टमर कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सो ये डेप्रिसिएशन आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये डेप्रिसिएशन वाई दैट इज एन एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एसेट्स की ओर जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन, वाई डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एसेट्स के बारे में बात करना। तो देखिए, एसेट्स एनीथिंग विच बिजनेस ओन्स, कोई भी चीज़ जो बिजनेस का होता है
जो बिजनेस ओन करता है और इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, मॉनेटरी वैल्यू में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस चीज़ का नाम उसको हम एसेट कहते हैं। कोई भी चीज़ जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का होता है, जिसका इस्तेमाल करके बिजनेस अपना बिजनेस फ्यूचर में रन करता है, उस चीज़ को हम एसेट बोलते हैं। तो एसेट में भी जब हम इसी डेफिनेशन को फिट करते हैं तो क्या कहा जाता है, एसेट विच बिजनेस ओनर्स हुज बेनिफिट विल बी टेकन इन फ्यूचर। एक्सपेंस का मैंने क्या कहा था, जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन एसेट जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे उसको हम एसेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल, जो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एग्जाम्पल समझाई, में वही एग्जाम्पल आपको मशीन में समझाते हैं। देखिए, अब देखते हैं, अगर एक बिजनेस ने कोई मशीन परचेज कर ली है, फॉर एग्जाम्पल ये भी 1 अप्रैल 2024 में उसने ये मशीन परचेज कर ली, इसकी 10 साल की वैलिडिटी है, 10 साल तक ये काम कर सकती है ये मशीन। तो मुझे बताओ, इस मशीन का बेनिफिट क्या हम फ्यूचर में लेंगे? बिल्कुल लेंगे, इसकी वैलिडिटी 10 साल है, तो इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट। एनीथिंग जिसका भी बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर में चाहे 1 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब भी हम फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे, दैट मीन्स इट इज एन एसेट। और जो पार्ट इसका हम already ले चुके हैं, that will be considered as an expense. That's why machine is considered as an asset. आपको मैं दूसरी एग्जांपल से आपको सो दैट आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट भी यहीं पर समझ आए। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, जो भी आप इसमें कंसेप्ट सीखोगे, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर फिर से सीखो। कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। हम हमेशा उनके तरफ ध्यान देंगे और आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों एज एन एसेट की माना जाता है? देखिए, मैं वही एग्जांपल लेगा, जो मिस्टर ए कंपनी एक्स में काम कर रहा था, उसने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपना काम कर लिया, उसकी सैलरी उसने ले ली, तो उसको हमने एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया। अब ये मिस्टर ए जो है, इसको हमने मई की सैलरी वो पहले ही पे कर दी। क्यों पे कर दी? मे बी मिस्टर ए के घर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसने बताया होगा मुझे थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसेस है घर में, तो मुझे वो मेट करने हैं, तो मुझे मई की सैलरी आप प्लीज़ पहले ही पे कर दो। तो हमने मई की सैलरी भी इसको पहले ही पे कर दी, माने हमने प्री पे कर दी इसकी सैलरी। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो हमने प्री पे सैलरी इसको पे कर दी, फॉर एग्जांपल 20,000 हमने इसको पे कर दी प्री पे सैलरी, इसकी सैलरी 20,000 है, हमने 20,000 इसको प्री पे सैलरी पे कर दी। अब मुझे बताओ, क्या इन 20,000 का बेनिफिट, इस सैलरी का बेनिफिट हमने इससे लिया है या अभी नहीं लिया है, या फ्यूचर में लेंगे? सैलरी तो हमने यहाँ 30 अप्रैल को पे की, क्या हमने इस 20,000 की जो मई की सैलरी, इसका बेनिफिट लिया है? बिल्कुल नहीं, अभी हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया है। दैट मीन्स इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे। तो जिस भी चीज़ का बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, उसको हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। दैट इज़ वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस में चाहे वो प्रीपेड सैलरी हो, चाहे वो प्रीपेड वेजेस हो, जैसे उसमें आता है प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड वेजेस है, anything that is prepaid will be considered as an asset, not an expense। ये JKSSB को आंसर है जो वो क्वेश्चन डालता है प्रीपेड सैलरी पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लायबिलिटीज पढ़ेंगे। तो ये वाले ट्रैप्स जो है ना, ये जो मिसकंसेप्ट्स है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ।
जेके एसएसबी इन्हीं को टारगेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि जेके हमें किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। हम 11th के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम इस CA फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेके एसएसबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इंश्योर करूँगा जो भी हम पढ़ेंगे जेके एसएसबी की लेवल के पढ़ेंगे, और जब हम पेपर दे के आएंगे तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन कमेंट्स, एंड द कमेंट्स विल बी ऑलवेज full with happy people, with good aspirants who will have scored most number of questions in accounts. तो चले, हमने दो चीज़ें हमने देख ली, एक्सपेंस क्या एक्सपेंस होते हैं, और नेक्स्ट हमने देख लिया है कि सैलरी, ये जो एसेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो anything which business owners whose benefit will be taken in future, that will be treated as an asset. जैसे फॉर मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग का इस्तेमाल हम तो फ्यूचर में करते हैं, आज भी करते हैं, और इसका हम बेनिफिट बिल्कुल फ्यूचर में लेते हैं, 10 साल 20 साल लेते हैं इसका बेनिफिट। दैट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। फर्नीचर जो भी हम, स्टॉक जो भी हम मेरे पास होते हैं, एंड डेटोरस जो भी होते हैं, डेटोरस का बेनिफिट हम कब लेते हैं, जब हम किसी को डेट पे सेल करते हैं तो उसकी जो पेमेंट आती है वो हमें फ्यूचर में आती है। दैट्स वाई डेटोरस आर ट्रीटेड एज एन एसेट। कैश हमारे पास एसेट में, फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंक बैलेंसेस, अब मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है बैंक बैलेंसेस, इनको, ये भी जेके एसएसबी का एक ट्रैप है। तो देख लिए, बैंक बैलेंसेस जो होते हैं ये भी हमारे पास एसेट है, क्योंकि जब हम बैंक में कोई बैलेंस होती है इसका हम सिर्फ आज इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका बेनिफिट हम बिल्कुल फ्यूचर में लेते हैं, चाहे एक दिन के बाद, एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल तक इसका बेनिफिट हम लेते रहते हैं। लेकिन बैंक बैलेंसेस में हमारे पास एक और बैलेंस होता है जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपके पास बैलेंस है बैंक में 20,000 रुपीज़ अवेलेबल, आपके अकाउंट में बैलेंस 20,000 रुपीज़ है, अगर हम विड्रा बैंक अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल 25,000 हमने बैंक से विड्रा किए, हमने 5,000 ज़्यादा किए हैं ना, हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितनी थी 20,000, हमारा जो एसेट था वो कितना था 20,000, हमने और 5,000 क्या किए, हमने उनसे बारो कर लिए। दैट मीन्स जो ये 5,000 है ये हमारा एसेट नहीं था, ये हमारे पैसे नहीं थे, ये बैंक का पैसा है जो हमने एज एन ओवरड्राफ्ट लिया है, हमें ये बैंक को वापस पे करने हैं 5,000। दैट इज वाई बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इनको एज ट्रीट किया जाता है लायबिलिटीज। सब एस्पेरेंट्स को पता होता है बैंक बैलेंस इज एन एसेट, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, लेकिन जब एसएसबी बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में एंटर करता है तो हमें बैंक देख के हम इसको एज एन एसेट टिक करके आते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। बैंक ओवरड्राफ्ट्स आर ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी, सो दैट इज ए ट्रैप। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को स्टार मार्क कर लीजिए, यहीं पर एसएसबी आपको फंसाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं करंट एसेट्स, दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। मैंने बोला आप एसेट वो चीज़ होता है जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, अगर हम शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट लेंगे तो उनको हम करंट एसेट्स ट्रीट करते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं इनका बेनिफिट हम शॉर्ट टर्म में लेते हैं, मोस्टली इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट हम 1 साल में लेंगे उनको हम करंट एसेट्स में ट्रीट करते हैं। जैसे फॉरेन डेटोर्स होते हैं हमारे, उनको हम उनके पैसे जल्दी आते हैं, जो बैंक बैलेंस है उनका भी इस्तेमाल हम जल्द ही करते हैं, तो वो सारे करंट एसेट्स में आते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है इसकी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट दैट इज़ जिनको हम कैश में कन्वर्ट बहुत लेट करते हैं, जिनको हम 1 साल से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर हम उसका बेनिफिट लेते हैं। जैसे लैंड है, लैंड इसका बेनिफिट हम 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल भी लेते हैं। बिल्डिंग का इस्तेमाल हम बहुत साल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल हम बहुत साल करते हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट्स। आई होप कि अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए जो भी हमने अभी तक सीखा है। आई होप कि आप बिल्कुल उसको समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा देखिए, कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप एंटर करिए, कोई जो भी डाउट है हम उसका आंसर बिल्कुल देंगे, चाहे यहाँ उसी कमेंट में, या अगर बहुत सारे डाउट्स रहें तो फिर हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, कौन सा इनमें से एक्सपेंस नहीं है। रेंट पेड, व्हाट इज रेंट, रेंट हम कब पे करते हैं,
जब इसका बेनिफिट 1 महीना होता है तो हम इसका बेनिफिट ले लिया होता है, तो इसके बाद हम इसका रेंट पे करते, दैट मीन्स इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सो रेंट इज एन एक्सपेंस, दैट मीन्स इट इज नॉट एन आंसर। सैलरी पेड, सिमिलरली सैलरी का एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाई थी, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो ये वाला भी आंसर। गुड्स परचेज्ड, जो हम गुड्स परचेज करते हैं, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं सेल करने के लिए, दैट मीन्स गुड्स परचेज करने के लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ता है। वाई एक्सपेंस? बिकॉज जो एक गुड्स होते हैं इनको सेल करने के लिए हमें हमें रेवेन्यू कमाते हैं, तो जो रेवेन्यू जो हम कमाते हैं उसके लिए जो भी हमें पे करना पड़ता है, जो भी हम एक्सपेंसेस उनको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। सो गुड्स हम परचेज करते हैं, ये भी एक एक्सपेंस है। आपको नॉट एक्स, तो हमें बचा लोन रिपेड। अच्छा मुझे बताओ, ये भी तो हमने पे किया, लोन भी तो हमने पे किया, तो दैट मीन्स इट हमने भी खर्चा कर लिया ना, दैट मीन्स इट्स एन एक्सपेंस, इज दैट एन एक्सपेंस? तो स्टूडेंट को हमेशा ये डाउट होता है, एनी पेमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस। अरे नहीं मेरे भाई, हर एक पेमेंट एक्सपेंस नहीं होती है। ये जो लोन है ये हमारी लायबिलिटी, हमने लायबिलिटी को सेटल कर किया है, हमने अपनी लायबिलिटी जो थी हमारी, हमने उसको वापस कर दिया है, जो भी बैंक की हो, क्रेडिटर्स की हो, हम उसको वापस कर रहे हैं। जो भी हमारी लायबिलिटी थी हमने लायबिलिटी पे की। दिस लोन रिपेमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस। यही ऐसे ही क्वेश्चन एसएसबी डालता है, तो फिर हमें समझ नहीं आता है, हमने तो सब कुछ पढ़ा है, हमने तो सब कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यही एलिमिनेट आप करना सीख लीजिए। रेंट, इसका मैंने आंसर दे दिया है, ये एज एक्सपेंस क्यों है। सैलरी मैंने बता दिया आपको एक्सपेंस क्यों है। गुड्स जो हम पर ये है एक्सपेंस क्यों है। तो लोन जो होता है, लोन जब रिपे करते हैं, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, सो दैट मीन्स आपका आंसर जो होगा दैट विल बी पार्ट डी। लोन जो हम रिपे करते हैं, हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, नॉट इसकी पेमेंट एक्सपेंस होती है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं इसी टॉपिक के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट? मुझे बताओ इनमें से कौन सा एसेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, लोन टेकन एंड कैपिटल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स आपको ये फ्यूचर में पे करनी है, ना कि बेनिफिट लिया है, आपको इसको पे करना है। जो भी फ्यूचर में हमें पे करना पड़ता है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं, ये भी हम आगे सीख लेते हैं। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट एन एसेट। यही आउटस्टैंडिंग जो वर्ड होता है, प्रीपेड वर्ड होता है, एक्रूड वर्ड होता है, इनके बीच हमको एसएसबी हमेशा फंसाता है, तो इन टर्म्स को आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट एन एसेट। प्रीपेड रेंट, ये तो मैंने आपको अभी बताया, जो हम प्री पे करते हैं उसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, दैट मीन्स प्रीपेड रेंट इज एन एसेट। सो हमारा आंसर बी होगा। हम इन दो टर्म्स को भी देख लेते हैं। देखिए, लोन टेकन, लोन जब हम लेते हैं तो इसको हमें रीपे करना पड़ता है, लोन टेकिंग इज एन लायबिलिटी, इट इज ए लायबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर। ये सारे टर्म्स भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी हमारा आंसर रहेगा पार्ट बी। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं प्रिपेयर किया हूँ, दिस इज होमवर्क फॉर यू। टेक ए स्क्रीनशॉट और मुझे बताओ कल कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इनकोड। मुझे बताओ इस बिजनेस जो एक्स है, इसने जो राम को सैलरी पे की है, मुझे बताओ इसमें से कौन सा कितना एक्सपेंस है बिजनेस का। कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर इनका आंसर दे दीजिएगा, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक लाएंगे उसमें हम और भी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके लिए एक क्यूरेटेड बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स, डू यू वांट me to continue, or if you are satisfied with the lecture, please let me know in the comments. Thank you very much. नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे भी मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लेसन में। थैंक यू वेरी मच।